नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। अक्टूबर 2020 मंथ में इस मैगजीन का जो फर्स्ट एडिशन आया है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। तो सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है अ डेकेडल डेके। तो पिछले एक डेकेड में 2011 से 2020 के बीच में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, यह हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल है रेडी टू स्वैप। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे बायोमास एनर्जी के ऊपर और खास तौर पर किस तरह से एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड आर्टिकल होगा लेट्स नॉट प्रिटेंड। तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फ्लैश ड्रॉट, जिसके ऊपर हम इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है अ डेकेडल डेके। 2011 से लेकर के 2020 जो हमारा लास्ट डेकेड रहा है, इसे यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट किया है एज डेकेड ऑन बायोडायवर्सिटी। और इस पर्टिकुलर 10 साल के टाइम पीरियड में कुछ टारगेट्स सेट किए गए थे जो हमें अचीव करने थे रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। लेकिन एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि जितने भी टारगेट्स थे उनमें से एक भी टारगेट हम फुली अचीव इस टाइम पीरियड में नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 65th सेशन हुआ था 2010-11 में, उसमें यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि 2011 से 2020 के बीच में जो हमारा डेकेड रहेगा उसे सेलिब्रेट किया जाएगा एज द डेकेड ऑन बायोडायवर्सिटी। अब इससे पहले ईयर 2010 में ही यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी अडॉप्ट किया था। देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमारे पास कन्वेंशन है UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास कन्वेंशन है UNCBD, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन दोनों ही कन्वेंशन में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उन्हें COP कहा जाता है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जिस तरह से COP 21 मींस 2015 में जो मीटिंग हुई थी इसमें पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया था, इसी तरह से जो UNCBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10th मीटिंग हुई थी मींस COP 10, ये 2010 में हुई थी और इसमें स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया गया था। ये मीटिंग हुई थी नगोया में इन आइची प्रीफेक्चर इन जापान। जिस तरह से इंडिया में डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसी तरह से जापान में जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं को हम कह सकते हैं कि प्रीफेक्चर कहा जाता है। तो आइची एक प्रीफेक्चर है और यहीं की कैपिटल है नगोया। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10th मीटिंग हुई थी जिसमें स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया गया और इसी स्ट्रैटेजिक प्लान में 20 आइची टारगेट्स सेट किए गए अगले 10 सालों के लिए। अब जैसे कि ईयर 2020 अब खत्म हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने रिसेंटली ही अपनी 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है ताकि ये देखा जा सके कि आइची टारगेट्स को अचीव करने में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है। और इसी रिपोर्ट में हमें यह पता चला है कि जो 20 अग्रीड कंजर्वेशन टारगेट्स थे, आइची टारगेट्स, उनमें से एक भी टारगेट हम फुली अचीव नहीं कर पाए हैं पिछले 10 सालों में। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये 20 आइची टारगेट्स क्या हैं। ब्रीफली डिस्कस करें तो जो 20 आइची टारगेट्स हैं उन्हें हम 5 हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक गोल A, B, C, D एंड E। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक गोल A की, जिसमें कि 4 टारगेट्स रखे गए हैं रिलेटेड टू एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसके मेन कॉजेज क्या है उन्हें एड्रेस करना। तो इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए हैं जैसे कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करनी है और हमें सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। और जैसे कि सरकारों के द्वारा अपने फार्मर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, ऐसे इंसेंटिव्स खत्म किए जाएं क्योंकि इनकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसे टारगेट्स रखे गए हैं स्ट्रैटेजिक गोल ए में। इसके बाद स्ट्रैटेजिक गोल बी, इसमें रखे गए हैं 6 टारगेट्स विच आर रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। तो जिन चीज़ों से डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उन्हें रिड्यूस किया जाए।
जैसे कि जो हैबिटाट लॉस हो रहा है, जैसे कि हम जंगल काट रहे हैं, तो ये जो हैबिटाट लॉस है इसे हम रिड्यूस करें बाय 50%। इसी तरह से ओवर फिशिंग की प्रैक्टिसेस को हम रिड्यूस करें, और मान लीजिए किसी जगह पर इन्वेजिव स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी वजह से वहाँ की जो इंडिजीनस स्पीशीज़ हैं उन्हें खतरा हो जाता है, तो ऐसी जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। तो इस तरह के टारगेट रखे गए स्ट्रैटेजिक गोल बी में। इसके बाद स्ट्रैटेजिक गोल सी, इसमें 3 टारगेट रखे गए हैं रिलेटेड टू इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही साथ इकोसिस्टम, स्पीशीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी को सेफगार्ड भी किया जाए। तो इसमें क्या 3 टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे कि हमें अपनी वाटर बॉडीज को, अपनी नदियों को, तालाब को हमें कंजर्व करना है, बिकॉज इसी से वहाँ पर जो फिशरीज हैं वो कंजर्व हो पाएंगी, वहाँ का इकोसिस्टम कंजर्व हो पाएगा। इसके बाद ऐसी जो स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट होने से हम बचा पाए, तो ऐसे टारगेट्स रखे गए स्ट्रैटेजिक गोल सी में। इसके बाद है स्ट्रैटेजिक गोल डी, इसमें 3 टारगेट्स रखे गए रिलेटेड टू एनहांसिंग द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को मिल पाए, जैसे कि इकोसिस्टम को सेफगार्ड किया जाए वुमेन के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, या फिर पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी के लिए, और जैसे कि अगर कोई इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुका है तो उसे रिस्टोर किया जाए। ऐसे टारगेट्स रखे गए स्ट्रैटेजिक गोल डी में। और लास्ट आता है स्ट्रैटेजिक गोल ई, इसमें 4 टारगेट्स रखे गए हैं रिलेटेड टू एनहांसिंग द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें कुछ इस तरह के टारगेट्स हैं, जैसे कि सभी कंट्रीज को अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान बनाने हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें जोड़नी है ताकि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। तो ये सभी 20 आईची टारगेट्स हैं जो कि स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी में अडॉप्ट किए गए थे। अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है, और इसमें हालांकि ये बताया गया है कि कोई भी टारगेट हम फुली तो अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन लिमिटेड प्रोग्रेस हमने की है। जैसे कि जो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन का रेट है उसे हम 1/3 तक रिड्यूस कर पाए हैं। हालांकि टारगेट ये था कि एटलीस्ट हाफ हम इसे कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम इसे 1/3 कर पाए हैं। इसी तरह से 100 कंट्रीज ने बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, या फिर हम कहें इंटीग्रेट कर लिया है अपनी नेशनल स्ट्रैटेजीज में। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, जिन कंट्रीज ने नेशनल स्ट्रैटेजीज बनाई है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उन्होंने कुछ टारगेट्स भी सेट किए हैं, बट ऑन एन एवरेज 23% से भी कम नेशनल टारगेट्स ऐसे हैं जो कि आईची टारगेट्स के साथ अलाइंड हैं। एंड फर्दर अबाउट 1/10 से भी कम जो नेशनल टारगेट्स हैं वो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के सिमिलर हैं, और ये कंट्रीज ऑन ट्रैक भी हैं इन टारगेट्स को अचीव करने में। अब आर्टिकल में बताया गया है कि एक ऑल राउंड फेलियर किस तरह से रहा है। अगर हम 20 आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को 60 एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसके बाद का डेटा हमें बताता है कि 63.3% में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है, 21.7% एलिमेंट्स में किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं हुई है या फिर डिग्रेडेशन हुआ है, 3.3% एलिमेंट्स को हम एसेस नहीं कर पाए हैं, और सिर्फ 11.7% एलिमेंट्स ही हैं जिन्हें हम अचीव कर पाए हैं, वो भी तब जब हम इन टारगेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं 60 एलिमेंट्स में। और ये डेटा हमें मिलता है फ्रॉम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट। फर्दर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रोटेक्टेड एरिया स्टेट्स में भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है। मींस जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके एरियाज भी एक्सपैंड हुए हैं। ईयर 2000 को अगर हम कंपेयर करें 2020 से, सो अबाउट 10% से लेकर के एटलीस्ट 15% का एक्सपेंशन हुआ है टेरेस्ट्रियल एरियाज में, एंड 3% टू एटलीस्ट 7% का एक्सपेंशन हुआ है मरीन एरियाज में। और एक और लिमिटेड प्रोग्रेस ये हुई है कि एलियन स्पीशीज के इन्वेजन को चेक करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं कुछ हद तक, और इसकी वजह से ऑब्वियसली एक्सटिंक्शन को भी हम रोक पाए हैं, बिकॉज जो ये एलियन स्पीशीज हैं ये इंडिजीनियस स्पीशीज के लिए खतरा बन जाती हैं, और इसकी वजह से जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगती हैं। तो एक्सटिंक्शंस को भी हम चेक कर पाए हैं। अगर हम जो प्रोग्रेस कर पाए हैं ये ना होती तो एटलीस्ट 2 to 4 टाइम्स हायर एक्सटिंक्शन का रेट होता बर्ड्स एंड मैमल्स का, अगर ये प्रोग्रेस हम ना कर पाते। तो हालांकि कोई भी टारगेट हम पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं, बट एक लिमिटेड प्रोग्रेस जरूर हुई है। अब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 भी रिसेंटली रिलीज की गई है, इसका डेटा भी हम यहाँ पर असेस कर लेते हैं। सो
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 रिसेंटली रिलीज की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि 1970 से ईयर 2016 के बीच में, लगभग ये 50 साल का जो समय है, इसमें ऑन एन एवरेज 68% फॉल हुआ है इन द मॉनिटर्ड पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। तो ये सभी जो कैटेगरीज हैं, इनकी पॉपुलेशन में अराउंड 68% फॉल हुआ है लगभग पिछले 50 सालों में। और इसमें भी अगर हम फ्रेश वाटर में रहने वाली वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की बात करें, सो ह्यूज 84% का फॉल हुआ है इन द सेम टाइम पीरियड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हालांकि बायोडायवर्सिटी लॉस इस समय पर पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को कंपेयर करें तो डिफरेंट रेट्स में बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। जैसे कि यूरोप में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे कम बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है, जबकि लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे ग्रासलैंड्स का लॉस हो रहा है, सवानाज का लॉस होना, फॉरेस्ट और वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं, स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना, ये मेन फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडायवर्सिटी लॉस। तो किस तरह से ग्लोबल डिक्लाइन हो रहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1970 से लेकर के 2016 के बीच में नॉर्थ अमेरिका में 33% बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है लैटिन अमेरिका में, दैट इज़ 94%। अफ्रीका में 65% लॉस हुआ है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एशिया का कुछ पार्ट यहाँ पर जोड़ लें तो यहाँ पर 45% बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है। और सबसे कम बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है यूरोप, रशिया और साथ में अगर हम कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी जोड़ लें तो इस रीजन में दैट इज 24%। बट ओवरऑल एक ग्लोबल डिक्लाइन हुआ है इन बायोडायवर्सिटी। अब इसी से रिलेटेड एक फिनोमिना है मास एक्सटिंक्शन, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री में 5 मास एक्सटिंक्शन अर्थ पर हो चुके हैं और 6th मास एक्सटिंक्शन इस समय पर कहा जा रहा है कि ये ऑन गोइंग है। पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था 445 मिलियन ईयर्स पहले ऑर्डोविशियन पीरियड में। इसमें 60 से 70% तक की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई थी और कारण था इंटेंस आइस एज। इंटेंस आइस एज की वजह से ये पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन हुआ है 375 टू अराउंड 360 मिलियन ईयर्स पहले डेवोनियन पीरियड में, जिसमें कि 75% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई थी। और यहाँ पर कारण ये था कि ड्रास्टिकली ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो गए थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन खत्म हुई थी। थर्ड मास एक्सटिंक्शन हुआ था 252 मिलियन ईयर्स पहले पर्मियन पीरियड में और 95% पॉपुलेशन इसमें एक्सटिंक्ट हो गई थी। ये सबसे डेवस्टेटिंग मास एक्सटिंक्शन माना जाता है और इसके पीछे कारण था एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट होना और वोल्केनिक एक्टिविटीज। इसके बाद फोर्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ है लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ट्राइएसिक पीरियड में और इसमें 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसका मेन कॉज क्या था ये अभी डिबेट में है, बट ये माना जाता है कि मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुए, एस्टेरॉइड्स हिट हुए और इसकी वजह से ये एक्सटिंक्शन हुआ था। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ है 66 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि सबसे लेटेस्ट है, क्रिटेशियस पीरियड में। इसके पीछे कारण था एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और 75% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई थी। यही वो फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन है जिसमें डायनासोर्स अर्थ से विलुप्त हुए हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ है ये युकाटान पेनिनसुला में हुआ था। तो यहाँ पर आपके लिए सवाल ये है कि युकाटान पेनिनसुला कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। अब ये 6th मास एक्सटिंक्शन माना जा रहा है कि इस समय पर ऑन गोइंग है। होमोसेपियंस के समय पर, मींस इंसानों के समय पर ये मास एक्सटिंक्शन हो रहा है बिकॉज 68% पॉपुलेशन लगभग पिछले 50 सालों में ही विलुप्त हो चुकी है। अब हम जान चुके हैं कि बायोडायवर्सिटी लॉस इस समय पर हो रहा है। रिसर्चर्स का मानना है कि 6th मास एक्सटिंक्शन इस समय पर चल रही है और साथ ही साथ आईची टारगेट्स को भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। बड़ा सवाल है व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या स्टेप्स हमें इस समय पर लेने चाहिए। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कंक्रीट एफर्ट्स की हमें ज़रूरत है। सभी कंट्रीज को साथ में मिलकर के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए अगेंस्ट द बायोडायवर्सिटी चैलेंज।
एंड वन ऑफ आवर लास्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ये है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP15 मीटिंग होनी है इन द ईयर 2021। तो इस मीटिंग में हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इसमें हम कुछ टारगेट्स सेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अचीव भी किया जाए, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी हो, ये भी हमें इंश्योर करना चाहिए। जो आईची टारगेट्स के साथ हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। फर्दर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट में 8 एरियाज ऐसे आउटलाइन किए गए हैं जिनमें हमें ट्रांजिशन करने की जरूरत है टू सस्टेनेबिलिटी। ये हैं लैंड एंड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर मींस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होनी चाहिए, फूड सिस्टम्स में हमें सस्टेनेबिलिटी लानी है, वेस्ट हमें फूड कम करना है, फिशरीज एंड ओशंस में, सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल होना चाहिए, फ्रेश वाटर, क्लाइमेट एक्शन एंड एन इंटीग्रेटेड वन हेल्थ ग्लोबल फ्रेमवर्क। देखिए वन हेल्थ ग्लोबल फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि अर्थ पर जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट हो या फिर वाटर बॉडीज या फिर ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी की हेल्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी एक की हेल्थ पर किसी तरह का इफेक्ट होता है तो दूसरे की हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करते हैं या फिर एनिमल्स का बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है तो ऐसे में ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये कहता है वन हेल्थ का कंसेप्ट। तो ऐसे में हमें एक इंटीग्रेटेड वन हेल्थ ग्लोबल फ्रेमवर्क की भी जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, रेडी टू स्वैप। तो इस आर्टिकल में यह सवाल यहां पर पूछा गया है कि क्या हम अपने थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को बायोमास से स्वैप करने के लिए या फिर कहें रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं या नहीं। अब कोल कंजम्पशन से रिलेटेड एक होलिस्टिक आर्टिकल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, मींस सितंबर 2020 सेकंड एडिशन ऑफ द मैगजीन में, तो उसे भी आप यहां पर रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि गुरु नानक देव GND थर्मल पावर प्लांट जो कि बठिंडा में है, 43 ईयर ओल्ड प्लांट है, इसे अब डिसमेंटल कर दिया जाए, मींस इसे बंद किया जाए और जो जमीन है उसे बेच दिया जाए। अब 2018 में एक स्टडी कंडक्ट की थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड जापान कोल एनर्जी सेंटर ने, जो कि एक जापानीज इंस्टीट्यूशन है, और इस स्टडी में ये पता चला था कि 2017 से ये प्लांट बंद है और इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। तो इस पावर प्लांट को हम रिफर्बिश कर सकते हैं, मींस रिन्यू कर सकते हैं क्लीनर पावर जनरेट करने के लिए। और इसके लिए क्या करना होगा, प्लांट में हमें एग्रो रेजिड्यूज को भी बर्न करना होगा विद कोल, मींस कोल के साथ जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जैसे कि पराली, तो उसे भी हमें बर्न करना चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला ये कि एमिशन कम होगा प्लांट से, बिकॉज अगर हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को इन कंट्रोल्ड कंडीशंस में बर्न कर रहे हैं तो इसकी वजह से एमिशन कम होता है व्हेन कंपेयर्ड विद कोल। एंड सेकेंडली स्टबल बर्निंग की वजह से जो थिक स्मॉग बन जाता है खासतौर पर दिल्ली में, बिकॉज जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स हैं वो पराली को खेतों में ही जला देते हैं, तो इसकी वजह से जो थिक स्मॉग जनरेट होता है वो भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या करना है, देखिए जो पावर प्लांट है उसका बेस फ्यूल तो कोल ही रहेगा, इन एडिशन कुछ मात्रा हम रिप्लेस कर देंगे विद बायोमास, और यहाँ पर फोकस किया गया है ऑन एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज। या तो सेम बॉयलर में कोल और बायोमास को साथ में बर्न किया जा सकता है या फिर दोनों को सेपरेट यूनिट्स में भी बर्न किया जा सकता है। अब टेक्निकलिटीज क्या है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सरकार के द्वारा कोई कंसोलिडेटेड फिगर तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि इंडिया में हर साल 550 टू अराउंड 650 मिलियन टन्स ऑफ एग्रो रेजिड्यूज जनरेट होते हैं, और इसमें से 160 टू अराउंड 180 मिलियन टन्स अवेलेबल होता है बायो एनर्जी के लिए। मींस इतना अमाउंट एग्रो रेजिड्यूज का हर साल अवेलेबल होता है बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये एक कोई नया कंसेप्ट है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप में या फिर USA, UK, ऐसी कंट्रीज़ में बायोमास को कोल के साथ को फायर किया जा रहा है, और इसने एक वाइटल ट्रांजिशनल रोल भी प्ले किया है। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनका कार्बन एमिशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर यही है कि अपने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में एग्रो रेजिड्यूज का भी ये कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज भी हैं जैसे जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, जहां पर को फायरिंग को अडॉप्ट कर लिया गया है। इवन जापान तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज हैं उन्हें 84% तक इंक्रीज किया जा सके विद
कोल इन द कोल थर्मल पावर प्लांट्स। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस समय पर चल रही है। इसके बेनिफिट्स हमें क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्टबल बर्निंग का प्रोसेस है इसे हम अवॉइड करेंगे। अभी के लिए जो स्टबल बर्निंग होता है वो फार्मर्स के लिए वेस्ट ही होता है और इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, स्मॉग क्रिएट होता है। इसकी जगह फार्मर्स अपने स्टबल को बेच सकते हैं एज एन एग्रो रेजिड्यू जो कि कोल थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होगा। तो पहली चीज़ तो स्टबल बर्निंग से हम बच जाएंगे, एमिशंस नहीं होंगे और स्टबल के लिए एक मार्केट भी क्रिएट होगा, मींस ये फार्मर्स इनकम भी जनरेट करेगा। इसके बाद जो कोल से होने वाला एमिशन है वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एग्रो रेजिड्यूज को हम बर्न करें कंट्रोल्ड कंडीशंस में या फिर कहीं इन द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, तो ऐसे में एमिशन कम होता है व्हेन कंपेयर्ड विद कोल। अब हम कोल की कुछ मात्रा को एग्रो रेजिड्यूज से रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी वजह से एमिशन भी कम होगा। इसके बाद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी पेलेट एंड ब्रिकेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। देखिए जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो बायोमास को कंप्रेस्ड फॉर्म में ही प्रेफर करते हैं बिकॉज उसे हैंडल करना ईजी है, उसे बर्न करना ईजी है। तो ये जो बायोमास है या फिर कहें एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज हैं इन्हें कंप्रेस किया जाता है, इनके पैलेट और ब्रिकेट बना दिए जाते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर जनरेट हो रही है और साथ ही साथ ट्रायल्स से हमें ये पता चलता है कि कंट्री में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस जो हमारे पास अभी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सफिशिएंट है कि वहां पर हम 5 to 10% बायोमास को भी कोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हम साथ ही साथ शुरू कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किस तरह से पॉल्यूशन लोड रिड्यूस होता है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। दो सिनेरियोज यहाँ पर कंपेयर किए गए हैं। पहले सिनेरियो में हम बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच ही अपना रहे हैं, मींस जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं उन्हें बाहर खेतों में बर्न किया जा रहा है और जो कोल है उसे पावर प्लांट में बर्न किया जा रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो मान लीजिए 100 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेजिड्यू को बर्न किया जाता है। इसकी वजह से 140 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 1.1 मिलियन टन्स पार्टिकुलेट मैटर, इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर आप क्वांटिटी देख सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से। इसके बाद अगर हम कोल को बर्न करते हैं 90 मिलियन टन्स इन द पावर प्लांट, ऐसा इसलिए बिकॉज 90 मिलियन टन्स कोल की कैलोरीफिक वैल्यू इक्विवेलेंट है टू 100 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। तो 90 मिलियन टन्स कोल को बर्न करने से कितना पॉल्यूशन होता है, एमिशन होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और टोटल हमारा इतना आ जाता है। अब यहाँ पर हमने 190 मिलियन टन्स ऑफ मटेरियल बर्न किया है और मान लीजिए इससे हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है बिकॉज जो क्रॉप रेजिड्यू खेतों में बर्न हुआ है उससे किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाई है, सिर्फ जो कोल बर्न हुआ है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, लेकिन ऑब्वियसली एमिशंस दोनों के ऐड हुए हैं। अब हम अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं जहां पर हमने कोल पावर प्लांट्स में कोल को रिप्लेस कर दिया है बायोमास से। तो मान लीजिए हम 100 मिलियन टन्स ऑफ बायोमास को बर्न कर रहे हैं पावर प्लांट में, तो इसकी वजह से कितना अमाउंट एमिशन होगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं और एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी जनरेट हो जाएगी। इन टोटल कितना रिडक्शन हुआ है जो कि पॉसिबल है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 47.4% का रिडक्शन आया है, पार्टिकुलेट मैटर में 73.6% का रिडक्शन आया है और इसी तरह से जितने भी ये एमिशंस हैं सभी में कुछ ना कुछ रिडक्शन आया है अगर हम कोल को रिप्लेस कर देते हैं विद बायोमास। अब इसके बाद ये किस तरह से एक मार्केट भी बनाता है एग्रो वेस्ट के लिए ये भी हम जान लेते हैं। 3 स्टेट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हर साल कितना रेजिड्यू अवेलेबल होता है मिलियन टन्स में, उसका डेटा आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल 45.70 मिलियन टन्स ऑफ एग्रो रेजिड्यू यहां पर अवेलेबल है और ये सभी कटौतियां करने के बाद बताया गया है। अब 2022 तक इन तीनों स्टेट्स में ही 10,113 मेगावाट कैपेसिटी के जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज उनकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इन पावर प्लांट्स को रिन्यू करें और ये जो हमारे पास 45.70 मिलियन टन्स हर साल रेजिड्यू अवेलेबल है इसे हम इन पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करें तो इससे हम एडिशनल 7.12 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी बना पाएंगे। तो यहाँ पर 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो हम ये जो पावर प्लांट्स हैं इनकी लाइफ को भी दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं या फिर कहें और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट।
इसके बाद रूरल एरियाज में किस तरह से ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी है और इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, ये हम जान लेते हैं। तो एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि अगर फार्मर्स अपना एग्रो रेजिड्यू बेचते हैं टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, तो ऐसे में उन्हें पर टन ₹500 टू ₹1500 का फायदा होगा, या फिर कहें उनकी इनकम जनरेट होगी। इसके अलावा मस्टर्ड हस्क या फिर पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, केन ट्रैश, मेज ट्रैश, कॉटन स्टॉक, इन सभी के लिए पर टन क्या दाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से 500 टू 1500 रुपीज़ फार्मर्स को मिलेंगे, और इसके अलावा जो लेबरर्स हैं जो इस प्रोसेस में इंगेज्ड हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह में, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर जनरेट होगी। तो अगर हम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में एग्रो रेजिड्यूज को भी को फायर करते हैं तो इसके फायदे काफ़ी सारे हैं, वो हम जान चुके हैं। इसमें चैलेंजेस क्या हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिया के केस में एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास एग्रो रेजिड्यू पूरे साल अवेलेबल नहीं होते हैं। राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी हमारे पास एग्रो रेजिड्यू की नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो क्रॉप के हार्वेस्ट सीजन है उसी समय पर एग्रो रेजिड्यू मिल पाता है, और इंडिया में जो क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन है वो लिमिटेड है। जैसे कि खरीफ क्रॉप है या फिर राबी क्रॉप है, क्रॉप्स के लिए जो टाइम है जिस समय पर हार्वेस्ट होता है वो पहले से प्री डिफाइंड है। तो जो हार्वेस्ट टाइम है उसी समय पर बल्क में हमें एग्रो रेजिड्यू मिल पाता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लास्ट ईयर बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी की लिस्ट में भी इंक्लूड कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी हैं जैसे कि बायोमास, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो स्टेट रेगुलेटर्स हैं, मींस जो स्टेट्स की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, उनके लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट रेगुलेटर्स हैं वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं उसमें से सर्टेन अमाउंट उन्हें सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेटेड ही इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है। इस समय के लिए ऑब्लिगेशन ये है कि 6.75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से आनी चाहिए और 10.25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है उनसे आनी चाहिए। और टारगेट हमने 2022 के लिए ये सेट किया है कि टोटल अमाउंट हमें 21% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी तक बढ़ाना है। तो टारगेट भी हमने काफ़ी एम्बिशियस सेट किए हैं और ये कंडीशन भी बनाई है, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। और अगर ये स्टेट रेगुलेटर्स इन टारगेट्स को अचीव नहीं करते हैं तो ऐसे में किसी तरह की पेनल्टीज भी इनके ऊपर इंपोज नहीं की जाती हैं, और इसी वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इन टारगेट्स का, इन डायरेक्शंस का नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कोल माइंस से काफ़ी दूर लोकेटेड हैं, बिकॉज इंडिया में कोल माइंस ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो पंजाब और हरियाणा के जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए कोल काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज उन्हें काफ़ी दूर से कोल प्रोक्योर करना पड़ता है, और इसी वजह से जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो भी कॉस्टली होती है। उपाय यहाँ पर यह है कि बायोमास का इस्तेमाल किया जाए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में। ऐसा इसलिए बिकॉज ये दोनों ही स्टेट्स एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, यहाँ पर प्लेंटी में एग्रो रेजिड्यूज अवेलेबल हैं। तो सरकार यहाँ पर मदद कर सकती है ताकि प्रायोरिटी बेसिस पर शिफ्ट किया जा सके टू को फायरिंग। मीन्स जो बायोमास है या फिर कहीं जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है उसे कोल के साथ इन पावर प्लांट्स में को फायर किया जा सके। और साथ ही साथ सरकार एक प्राइस भी फिक्स कर सकती है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज। इसका फायदा ये होगा कि जल्द से जल्द हम एक मार्केट एग्रो रेजिड्यू का इन स्टेट्स में स्टेबलाइज कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, लेट्स नॉट प्रिटेंड। इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिस्कस किया गया है जो कि है फ्लैश ड्रॉट। तो जानते हैं ये क्या है। ड्रॉट हम सभी को पता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। किसी जगह पर अगर बहुत समय के लिए वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ज़मीन बंजर हो जाती है और वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो कन्वेंशनल ड्रॉट होती है उसे डेवलप करने में महीने लग जाते हैं, साल हो जाते हैं जब वहाँ पर बारिश नहीं होती है और इस वजह से सूखा पड़ता है। फ्लैश ड्रॉट भी एक तरह का ड्रॉट ही है, सूखा ही है, लेकिन ये सडन होता है। सो अ फ्लैश ड्रॉट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट। बहुत तेजी से ये ड्रॉट होता है और बहुत तेजी से ये इंटेंसिफाई भी हो जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है, एक्सट्रीम हीट की वजह से, विंड की वजह से और जो हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन है इसकी वजह से उस स्पेसिफिक जगह पर हाई इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाता है। अब ये भी दो फिनोमिनाज हैं। इवेपोरेशन मतलब जो सॉइल मॉइस्चर है
वो हीट की वजह से एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, और ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स हैं उनमें जो मॉइस्चर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है हीट की वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से, इसकी वजह से उस जगह पर फ्लैश ड्रॉट हो जाता है, और ये सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही डेवलप भी हो जाता है और इंटेंसिफाई भी हो जाता है। और इंडिया में ये देखा गया है कि मॉनसून सीजन में जो ड्राई स्पेल होता है, मींस मॉनसून है तो ऐसा नहीं कि पूरे समय ही बारिश हो रही है, कुछ समय बारिश होती है और कुछ समय पर सूखा भी पड़ जाता है। तो ये जो ड्राई स्पेल है इसमें फ्लैश ड्रॉट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और इसका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर कहा गया है फ्लैश ड्रॉट के लिए एन अनरिकॉग्नाइज्ड क्राइसिस। ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया में फ्लैश ड्रॉट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1951 से लेकर के 2018 के बीच में इंडिया में जितने भी फ्लैश ड्रॉट्स हुए हैं उनकी एक बिग परसेंटेज मॉनसून सीजन में ही हुई है, जिसकी वजह से खरीफ क्रॉप्स इम्पैक्ट होती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में 100% फ्लैश ड्रॉट्स इस टाइम पीरियड में सिर्फ मॉनसून सीजन में ही हुई हैं। ऐसे ही वेस्ट सेंट्रल रीजन में 85% फ्लैश ड्रॉट्स मॉनसून में हुई हैं, पेनिनसुलर रीजन में 42%, नॉर्थ ईस्ट में 60%, सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट में 75% एंड हिमालयन रीजन में 40%। तो हम कह सकते हैं कि जो पेनिनसुलर रीजन है और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर फ्लैश ड्रॉट्स मॉनसून सीजन में कम हुए हैं, लेकिन और सभी रीजन में फ्लैश ड्रॉट्स मॉनसून सीजन में ही ज़्यादा हुए हैं। ओवरऑल इंडिया में 4 सबसे वर्स्ट फ्लैश ड्रॉट्स अब तक हुए हैं, 1958 में, 1979 में, 1986 में और ईयर 2001 में। और इनसे कौन से रीजन्स इंपैक्ट हुए हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन चारों फ्लैश ड्रॉट्स का क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही डेवस्टेटिंग इंपैक्ट हुआ है, और ख़ास बात ये है कि ये सभी जो 4 फ्लैश ड्रॉट्स हुए हैं जो कि वर्स्ट फ्लैश ड्रॉट्स हैं वो मॉनसून सीजन में ही हुए हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है। मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर स्टेट है, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर, इनका डेटा ये बताता है कि जुलाई मंथ में मध्य प्रदेश में एक लॉन्ग ड्राई स्पेल हुआ है, जिसकी वजह से 15% ऑफ द क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल रेनफॉल ही हुई है या फिर नॉर्मल से भी ज़्यादा रेनफॉल हुई है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि छतरपुर या फिर तिकमगढ़, होशंगाबाद, शिवपुरी, जहां पर 40% तक डेफिसिट रेनफॉल हुई है, और इसी की वजह से ये 15% क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। इसी तरह से उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट में 40% डेफिसिट रेनफॉल हुआ है जुलाई मंथ में। हालांकि ये जो ड्राई स्पेल था ये अगस्त में एंड भी हो गया, मींस अगस्त में फिर से बारिशें शुरू हो गई, लेकिन जो क्रॉप्स को डिस्ट्रक्शन होना था वो हो चुका था, बिकॉज जुलाई मंथ में जिन फार्मर्स ने अपनी फसलें बो दी थी उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ द फ्लैश ड्रॉट्स। तो ये डेटा हमें यहाँ पर बताता है कि इंडिया में 1951 से 2018 के बीच में 39 फ्लैश ड्रॉट्स के केसेस हुए हैं। इनमें से 82% फ्लैश ड्रॉट्स मॉनसून सीजन में ही हुई हैं, और हर साल लगभग 15% जो राइस और मेज ग्रोन एरियाज हैं वो फ्लैश ड्रॉट से अफेक्ट होते हैं इन द मॉनसून सीजन। और इंडिया में कोई भी डेफिनेशन नहीं है फ्लैश ड्रॉट की, और कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। फ्लैश ड्रॉट्स के प्रति इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो यूएसए ने सबसे पहले फ्लैश ड्रॉट्स को रिकॉग्नाइज किया इन अर्ली 2000s। यूएस में ड्रॉट्स को मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है यूएस ड्रॉट मॉनिटर, और यूएस में जितनी भी ड्रॉट्स होती हैं उन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा गया है: एबनॉर्मली ड्राई, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम एंड एक्सेप्शनल ड्रॉट। अब यूएस ड्रॉट मॉनिटर के द्वारा ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है कि अगर 4 हफ्तों के अंदर अंदर विद इन 4 वीक्स जो ये कैटेगरीज हैं इनमें एटलीस्ट 2 कैटेगरीज का डिग्रेडेशन हो जाता है, मींस मान लीजिए कहीं पर एबनॉर्मली ड्राई कंडीशन थी और 4 हफ्तों के अंदर अंदर वहां पर सीवियर ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे में यूएस फ्लैश ड्रॉट डिक्लेयर कर देता है। चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फ्लैश ड्रॉट्स को रिकॉग्नाइज किया है, और ये अब फ्लैश ड्रॉट्स पर रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अब तक फ्लैश ड्रॉट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। हालांकि काफ़ी फार्मर्स हर साल फ्लैश ड्रॉट्स से सफ़र करते हैं, उन्हें क्रॉप लॉस होता है, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज फ्लैश ड्रॉट को इंडिया में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, इस वजह से ये फार्मर्स क्रॉप का लॉस होने के बाद गवर्नमेंट को अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली
सरकार फ्लैश ड्रॉट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए? सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि फ्लैश ड्रॉट्स को प्रिडिक्ट किया जाए। ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप करें ताकि जब ये फ्लैश ड्रॉट डेवलप हो रही है तभी हम इसे रिकॉग्नाइज करें और फार्मर्स को ये वार्निंग दे दी जाए कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। इसके बाद इंडिया में टेंडेंसी ये है कि अगर किसी तरह का ड्रॉट होता है, अगर सूखा पड़ता है, तो उसे ट्रीट करने के लिए रिलीफ स्कीम्स हैं, जो कि ऑब्वियसली जब क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसके बाद फार्मर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के काम आती हैं। और ये जो स्कीम्स हैं इन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। लेकिन हमें इसे चेंज करना है टू अ प्रिवेंटिव मॉडल, ताकि जो क्रॉप्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन ही ना हो पाए। ऐसा मॉडल हमें अडॉप्ट करना है और इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए टू हेल्प द फार्मर्स अडेप्ट टू फ्लैश ड्रॉट्स। हमें एफर्ट्स करने चाहिए ताकि हम सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे इंप्रूव कर सकें। तो ऐसे में कंपोस्ट, ह्यूमस, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमें अपनानी चाहिए। इसके बाद जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसी स्कीम्स को फ्लैश ड्रॉट को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए और इनसे होने वाला जो नुकसान है उसका कंपनसेशन फार्मर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फार्मर्स को एनकरेज कर सकते हैं कि आप ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स सो करें, ताकि अगर किसी तरह की फ्लैश ड्रॉट की कंडीशन बनती है तब भी जो उपज है वो बरकरार रहे। एंड एट द एंड देखिए, जो फ्लैश ड्रॉट है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सॉइल मॉइस्चर का रैपिड डिप्लीशन हो रहा है सॉइल में से, और यही मेन इंडिकेटर है फ्लैश ड्रॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एट प्रेजेंट इंडिया में इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ड्रॉट्स को रिकॉग्नाइज करता है और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स का यूज करता है ड्रॉट को मेजर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेनफॉल को ही मेजर किया जाता है किसी भी ड्रॉट को डिक्लेयर करने के लिए। क्या विंड स्पीड है, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, इन सब फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक लोकलाइज्ड इंडेक्स बनाया जाए एग्रीकल्चर के लिए, ताकि जो सॉइल मॉइस्चर है वो कितना डिप्लीट हुआ है, टेम्परेचर क्या है, विंड स्पीड क्या है, इनके हिसाब से फ्लैश ड्रॉट्स को भी डिक्लेयर किया जाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप doubts.studyiq@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप गिवन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।